गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 12th के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, आज जनता कर्फ्यू है तो बाहर तो जा नहीं सकते, इसलिए क्या कर रहे हैं, घर पे बैठे बैठे ही लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अब इससे पहले वाले लेक्चर में क्या सिखाया था तुमको? ये कहाँ से आ गया, तू हट जा भाई। हाँ, इससे पहले वाले लेक्चर में तुमको मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था। अब ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इंपॉर्टेंट याद क्या क्या रखना है कि इक्वल स्पेसिंग में फील्ड लाइंस होंगे तो उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। फोर्स जो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है वो Q इंटू ई नॉट हो जाता है। अगर फील्ड कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया था? क्यू ई अपॉन एम, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आया था। और क्या क्या था इसमें? कुछ क्वेश्चन डेविएशन वाले, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तो वो ध्यान से देखना। मेडिकल के स्टूडेंट्स में भी वो क्वेश्चन आता है और जेई में भी क्वेश्चन आता है, कंपेयर करने वाला कि किसमें डेविएशन ज्यादा होगा। तो अगर चार्ज और मास अलग अलग है तो ई बाई एम के रेशियो से कंपेयर करते हैं, और अगर चार्ज सेम है, मास अलग अलग है, तो जिसका मास ज्यादा होता था वो क्या करता था, कम डिविएट करता था, ऐसा कुछ होता था। आज क्या करना है, आज एक नया टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, सर्कुलर मोशन प्लस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को मिला के। मुश्किल क्वेश्चन होता है। जेई वाले बच्चों को डेरिवेशन के साथ रिजल्ट याद रखना है और मेडिकल वाले बच्चों को सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, अच्छा पहले क्या करते हैं ना, सर्कुलर मोशन के कुछ पुराने कंसेप्ट में आपको याद दिला देता हूँ, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है कि आपको कुछ याद तो होगा नहीं अभी। सर्कुलर मोशन, ठीक है, कौन सा सर्कुलर मोशन के बारे में बात करने वाले हैं? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए पहले तो क्या करते हैं, एक सर्कल बना देते हैं सबसे पहले। ठीक है, जो तुमको याद हो कम से कम। ऐसा तो नहीं कि कोई सर्कल का डायग्राम भूल गया कि सर्कल दिखता कैसा है। सर मेरे को तो ये भी नहीं पता कि सर्कल दिखता कैसा है सर। इसका काम हो गया, जिसका काम हो गया उसको हटाओ। ये सर्कल को थोड़ा एलैबोरेट कर दो। इस तरह से सर्कल बना दिया। ठीक है, अच्छा अब मान लो हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। हम ऐसा बोलते थे कि अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है जिसको हमने ऐसे फिक्स करके रखा है, मतलब सेंटर से ऐसे बांध के रख दिया था थ्रेड, और उसको वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करते थे, ऐसे ऐसे रोटेट कराते थे। ठीक है, अब अगर इसको रोटेट कराते थे तो ये दो एप्लीकेशन है। सर्कुलर मोशन खुद क्या था, दो चैप्टर्स का एप्लीकेशन था। एक तो सर्कुलर मोशन खुद और एक वर्क एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसमें क्या क्या करते थे, तो हम ऐसा लिखते थे, ये मान लो इसको मैंने कुछ तो u मिनिमम स्पीड से फेंका है ऐसा। अब अगर मैंने इसको u मिनिमम स्पीड देखा से फेंका है, तो किसी भी जनरल पॉइंट पे, मान लो ये किसी भी जनरल पॉइंट पर यहाँ पर है, किसी भी जनरल पॉइंट पे इसने कुछ तो थीटा एंगल फॉर्म किया होगा। मान लो ये कोई थीटा एंगल है। क्या क्या फोर्सेस यहाँ पे दिखाते थे, तो एक तो फोर्स आपको इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं। एक तो फोर्स आपको इसका क्या करना है, वेट दिखाना है। यहाँ कहीं ये जो एंगल है वो थीटा है। अब एक तो हम क्या करेंगे, पार्टिकल पे अगर मैं फोर्सेस दिखाना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले इसका फोर्स दिखाते हैं इसका वेट mg। अच्छा, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में घूमता है तो पार्टिकल के फ्रेम से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाना पड़ता है पार्टिकल का फ्रेम। अब ये पार्टिकल जब भी सर्कल में घूमता था तो वो एक्सेलरेट कर रहा है, हमेशा उसके पास एक एक्सेलरेशन होता है। उसके कारण इस पे जो सूडो फोर्स दिखाते हैं वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका वैल्यू क्या लिखते थे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ऐसा लिखते थे। अच्छा, अगर मैं ये mg को रिजॉल्व कर दूं, ये जो mg फोर्स है इसको अगर मैं रिजॉल्व कर दूं, तो mg का एक कंपोनेंट इस तरह बना सकते हैं जो mg cos थीटा होगा, और इसी mg का एक कंपोनेंट इधर बना सकते हैं mg sin थीटा। वो हमारी जरूरत का होता नहीं तो उसको नहीं लिखेंगे। और क्या करते हैं, धागे में ये जो धागा है इसमें टेंशन इस डायरेक्शन में दिखाएंगे। तो अगर आप नोटिस करोगे तो जो जो फोर्सेस थे वो मैंने दिखा दिया। अब किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर मैं फोर्स का इक्वेशन लिखूं तो टेंशन इक्वल्स टू, मेरे पास क्या है, टेंशन इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r, इस तरह से लिख सकते हैं क्या टेंशन का वैल्यू। अच्छा, और क्या करते हैं, ये मान लो ये मेरा बॉटम मोस्ट पॉइंट है और ये पॉइंट है जनरल पॉइंट।
बॉटम मोस्ट पॉइंट और जनरल पॉइंट से लेके हम क्या करते हैं, या तो तुम एनर्जी कंजर्वेशन कर दो या वर्क एनर्जी थ्योरम लिख दो, दोनों चलता है। तो अगर हम एनर्जी, या ऐसा लिख देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिख देते हैं, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब होता था कि जितने भी फोर्सेस हैं सबका वर्क डन फाइंड कर लो, नेट वर्क डन, और इस नेट वर्क डन को आप क्या कर दो, इक्वेट कर दो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। ये वर्क एनर्जी थ्योरम होता था। अब कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक तो मुझे mg फोर्स दिख रहा है, दूसरा मुझे और कौन सा फोर्स दिख रहा है, टेंशन फोर्स दिख रहा है, और एक ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv स्क्वायर अपॉन r। अब ये जो टेंशन और mv स्क्वायर अपॉन r है ना, इसका कोई वर्क डन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्सेस रेडियस के अलॉन्ग है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा टैंजेंट के अलॉन्ग होता है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। तो टेंशन और mv स्क्वायर अपॉन r का तो कोई वर्क डन है नहीं, सिर्फ mg फोर्स का वर्क डन है। अब अगर आप देखोगे तो पार्टिकल जो था वो यहां से उठ के यहां पर आ गया, तो कितना ऊपर चला गया, इतना ऊपर चला गया क्या? अच्छा, ये लेंथ है r, और अगर ये r है और ये थीटा है तो ये r cos थीटा है क्या? ट्राइंगल में ये r cos थीटा हो जाएगा। तो ये जो बचा हुआ लेंथ है वो r माइनस r cos थीटा होगा। तो अगर मैं वर्क डन लिखूं तो ऐसा लिखूंगा क्या, माइनस, माइनस क्यों लिख रहे हैं, फोर्स नीचे है डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, माइनस mg r 1 माइनस cos थीटा। देखो इस तरह के डेरिवेशन हमने बहुत किए थे, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा कंफ्यूजन आपको होगा। अब काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को अगर आप लिखोगे तो मेरे पास पहले जो एनर्जी था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u मिनिमम का स्क्वायर। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया क्या? आप चाहो तो ये माइनस को उधर भेज भी सकते हो, तो आप इसको ऐसा लिख दो, या ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन टेंशन का मैंने बना दिया, और एक इक्वेशन मैंने क्या कर दिया है किसी भी पॉइंट पे। अब जनरल पॉइंट पे अगर मैं इसको यूज करके स्पीड कैलकुलेट करूंगी, इस वाले टर्म को उधर भेज देते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा ना, m टाइम्स ऑफ u मिनिमम का स्क्वायर। अच्छा, m तो सब जगह से कैंसिल कर लो, m m m, तो m अगर मैंने कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दो u मिनिमम का स्क्वायर, ये माइनस वाले टर्म को उधर भेजा, ये हो जाएगा माइनस में g इंटू आर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी जनरल पॉइंट का स्पीड लिख सकता हूँ क्या, अगर मुझे थीटा और यू मिनिमम का वैल्यू पता चल जाए तो एक इक्वेशन मैंने एनर्जी कंजर्वेशन या एक इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम से लिखा, दूसरा इक्वेशन हमने क्या कर दिया, फोर्स से लिख दिया। अब हम क्या जानते थे, याद रखना ये सब बातें, जब भी पार्टिकल को सर्कल में घूमना होता है तो इसको सर्कल में कौन घुमा रहा है, ये जो टेंशन फोर्स है वही तो सर्कल में घुमा रहा है। अगर टेंशन जीरो हो जाएगा तो वो सर्कल में नहीं घूमेगा, उसका पाथ जो होगा वो सर्कल को छोड़ के पैराबोलिक हो जाता है, या अलग तरह का मोशन हो जाता है। अलग अलग केसेस मैंने इसमें बताए थे। अब अगर कंप्लीट सर्कुलर मोशन होना होता है तो टॉप मोस्ट पॉइंट का टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखना होता है। अब बोलोगे सर टॉप मोस्ट पॉइंट का ही क्यों कंपेयर करते हैं, क्योंकि बी से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने पर टेंशन लगातार कम होता जा रहा है। तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट का टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब किसी भी रैंडम पॉइंट का जो टेंशन होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब ये और ये कंडीशन, टॉप मोस्ट पॉइंट का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इन सबको यूज करके स्पीड एट टॉप मोस्ट पॉइंट जो आता था वो आता था रूट ओवर ऑफ जी आर का। और ये रूट ओवर अगर मेरे को ये इसका वैल्यू मिल गया ना, तो आप इसको और थीटा को 180 जब सब्सटीट्यूट कर दोगे तो u मिनिमम का वैल्यू आता था रूट ओवर ऑफ 5gr। मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया है, थोड़ा बहुत आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा, आपकी कॉपी में आप देखना, सर्च करना, वहां पे आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो ये सर्कुलर मोशन की कहानी थी जो हमने आज से तकरीबन 6-7 महीने पहला पढ़ा। 6-7 नहीं होगा, 4-5 महीने हो सकते हैं, पानी भी नहीं है यार। अच्छा, अब क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट को फील्ड के कंसेप्ट से जोड़ के देखेंगे। मतलब एक क्वेश्चन होता है, अच्छा क्वेश्चन, वो सॉल्व करके देखेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। तो इसको कर देते हैं इरेज, और नए से लेते हैं एक सर्कल। क्वेश्चन देखना कैसा है, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन देख के तुमको लगेगा कि तुम धरती पे क्यों हो, शायद तुम धरती छोड़ के जाने का भी प्लानिंग कर लोगे।
आसान होगा, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, डरने की बात नहीं है। क्या हो रहा है, ये सर्कल पे सर्कल कहाँ से आ रहा है? ये सब पता नहीं क्या क्या करना होता है सॉफ्टवेयर में यार। हाँ ऐसा है, इसको भेजो उधर। ओ भाई साहब आप इधर आ जाइए। ये मैं भाई साहब, ये मैं भाई साहब को नीचे रख देता हूँ। अच्छा मैं गायब भी हो सकता हूँ, तो गायब भी हो जाता हूँ मैं, ठीक है। अब ये मेरे पास एक इस तरह का सर्कल मैंने बनाया है, और क्या है यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है ऐसे, इस तरह से यहाँ पर यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है। एकदम ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझ में आना जरूरी है, ठीक है। ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन गया है, लेकिन उससे कोई जरूरी नहीं है। फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से है, और फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, ई नॉट का है। बात समझ में आ रहा है? फिर से हमने क्या किया, यहां पर एक आर लेंथ के धागे से, आर लेंथ के धागे से एक ऑब्जेक्ट बांध दिया हमने, और ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो इस बार क्यू है और इसका मास है एम। मतलब बाकी सब कुछ सेम है, बस एक नया फील्ड इंट्रोड्यूस कर दिया है, और जो चार्ज और जो पार्टिकल है उसको कुछ चार्ज दे दिया है। और क्वेश्चन भी यही पूछ रहे हैं जो पहले पूछते थे, फाइंड द मिनिमम स्पीड एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, फाइंड यू मिनिमम फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, ठीक है। हमसे फिर से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यू मिनिमम का वैल्यू कितना हो जिससे वो पूरा पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाए, ये हमें सॉल्व करना है, फाइंड आउट करके बताना है। अब पुरानी सारी बातें याद रखनी है अपने को, दो इक्वेशन बनाना है, एक फोर्स से, एक वर्क एनर्जी थ्योरम से, और तीसरा जो कंडीशन यूज करना है कि टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना है। इतना कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि अगर तुमको इससे पहले वाला जो मैंने पढ़ाया था कभी, जो भी मैंने रिवाइज कराया, अगर तुमको याद है वो, तो तुम क्या करो, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर खुद से ट्राई कर लिया है तो आगे देखते हैं, ठीक है, और अगर नहीं भी किया है तब भी आगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेंशन का इक्वेशन लिखते हैं। तो किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, मान लो कोई थीटा एंगल घूमने पर जो पार्टिकल है वो यहाँ पे आ चुका है, क्या क्या फोर्सेस है पार्टिकल पे, तो सबसे पहला फोर्स दिखाते हैं इसका वेट mg। फिर ये जो q है और ये ई नॉट है, इसके कारण भी एक फोर्स नीचे आएगा क्या, q ई नॉट का, फील्ड के कारण एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया q ई नॉट का। अच्छा, उसके बाद अब अगर पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाना होता है, तो सेंटर से बाहर एक फोर्स दिखा दो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये जो धागा है धागे में दिखा दो टेंशन। अब ये जो mg और क्यू ई नॉट है ना, इसको हमें रिजोल्व करना पड़ेगा। क्यों रिजोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टेंशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस mg को, मान लो अगर mg को रिजोल्व करते तो mg का एक कंपोनेंट इस तरफ आता जो mg cos थीटा होता, और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा जो mg sin थीटा होगा, जिसको मैं नहीं लिख रहा, वो मेरे मतलब का नहीं, इसको मैंने रिजोल्व कर दिया। उसी तरह इसको रिजोल्व करोगे तो इस तरफ एक और फोर्स आ जाएगा क्यू ई नॉट कॉस थीटा। अब मैं किसी भी जनरल पॉइंट का टेंशन का वैल्यू अगर लिखूं, तो किसी भी जनरल पॉइंट में टेंशन का वैल्यू क्या बन रहा है, टेंशन जो है वो mg cos थीटा प्लस क्यू ई नॉट कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन आर, इसके इक्वल है क्या। मैंने कोई भी रैंडम पोजीशन पे टेंशन का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे मतलब होता है किस टेंशन से, मुझे मतलब होता है टॉप मोस्ट पॉइंट के टेंशन पे। तो टॉप मोस्ट पॉइंट के टेंशन के लिए मुझे थीटा को क्या रखना पड़ेगा, थीटा को 180 रख देंगे। थीटा को 180 रख दोगे तो ये हो जाएगा माइनस एम जी, ये हो जाएगा माइनस क्यू ई नॉट, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस एम वी टॉप का स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, और कंडीशन क्या यूज करना है, टॉप मोस्ट पॉइंट का टेंशन, टॉप मोस्ट पॉइंट का टेंशन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो
इसका मतलब ये इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, माइनस एम जी माइनस क्यू ई नॉट प्लस एम वी टॉप का स्क्वायर अपॉन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको अगर तुम सिंप्लीफाई थोड़ा कर लोगे ना, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एम वी टॉप का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इसको उधर भेज देते हैं तो ये एम जी आर हो जाएगा एक टर्म, और एक टर्म हो जाएगा क्यू ई नॉट आर। ठीक है, तो वी टॉप का वैल्यू जो आ गया ना, अच्छा मुझे अब इसको इरेज करना पड़ेगा कुछ को यहां से, वी टॉप का जो वैल्यू आएगा इस पूरे को सॉल्व करने पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी आएगा वो कितना आ रहा है, वी टॉप का वैल्यू आ गया जी आर प्लस क्यू ई अपॉन एम टाइम्स ऑफ आर, और एक रूट ओवर भी चढ़ जाएगा ना, इक्वल्स टू नहीं है, ग्रेटर देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, ऐसा। इतना समझ में आया क्या? मैंने डेरिवेशन का एक पार्ट कर दिया, मैंने क्या कर दिया है, टॉप मोस्ट पॉइंट का स्पीड कैलकुलेट करके रख लिया है इन टर्म्स ऑफ जी आर क्यू ई आर एंड सो ऑन। ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब तुमको अगर याद हो तो इस वाले पॉइंट पे टॉप मोस्ट पॉइंट का स्पीड कितना था, रूट ओवर जी आर आता था। याद है क्या आपने को, जब नॉर्मल सर्कुलर मोशन होता था तो रूट ओवर जी आर होता था। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण मेरे पास एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है क्यू ई अपॉन एम टाइम्स ऑफ आर। अब दूसरा इक्वेशन कहां से बनाएंगे, दूसरा इक्वेशन बनाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। देखो थोड़ा लेंदी है लेकिन तुमको ये याद रखना है, वर्क नेट डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, किस किस फोर्स का वर्क डन होगा, तो टेंशन और एम वी स्क्वायर अपॉन आर का वर्क डन तो होना नहीं है, एक तो एम जी का वर्क डन होगा और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन होगा। तो यहां से यहां का वर्क डन अगर देखें, कहां से कहां का वर्क डन देख रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगाने वाले हैं बॉटम मोस्ट पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट तक। अब अगर मैं mg फोर्स का वर्क डन लिखूं, तो mg फोर्स लग रहा था नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर चला गया 2r का, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन लिखूं, तो माइनस क्यू ई नॉट का फोर्स था नीचे, डिस्प्लेसमेंट 2r का था ऊपर, तो वर्क डन ये भी नेगेटिव हो गया, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखेंगे, हाफ m v टॉप का स्क्वायर माइनस हाफ m u मिनिमम का स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, अब हमें तो u मिनिमम का ही वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, तो v टॉप का वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये जो v टॉप हमने सिंप्लीफाई किया था, अगर मैं इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पर, तो ध्यान से देखो क्या आ रहा है, ये माइनस एम जी टू आर रहने दो, ठीक है, ये माइनस क्यू ई नॉट टू आर ये भी रहेगा, इक्वल्स टू हाफ एम। वी टॉप का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए था, इससे इससे ज्यादा होना चाहिए ना, और इक्वल्स टू रूट ओवर जी आर होना चाहिए। हम तो मिनिमम कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मिनिमम में वी टॉप का वैल्यू रूट ओवर जी आर प्लस क्यू ई आर अपॉन एम है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इसका स्क्वायर करके रखना है, तो जी आर प्लस क्यू ई आर अपॉन एम माइनस ऑफ हाफ एम यू मिनिमम का स्क्वायर। अब ऊपर वाले टर्म को मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि फिर से पुराना जाएगा तभी नया कुछ आ पाएगा। अब ऊपर वाले टर्म को इरेज कर दो, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये हाफ एम जी आर इधर चला जाएगा ना, तो मेरे पास माइनस 2 एम जी आर पहले से है, और एक माइनस हाफ एम जी आर मुझे और मिलने वाला है। उसी तरह माइनस 2 क्यू ई नॉट का आर, माइनस 2 क्यू ई नॉट आर ये पहले से है, और यहां से क्या हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू ई आर अपॉन 2 एक माइनस में वापस से मिलने वाला है क्या, क्यू ई आर अपॉन 2, ये माइनस करके उधर भेज दिया, इक्वल्स टू माइनस हाफ एम यू मिनिमम का स्क्वायर। देखो अगर तुमको नहीं समझ में आया होगा ना, तो तुमको बहुत ही बेकार लग रहा होगा डेरिवेशन, और अगर तुमको समझ में आ गया होगा तो तुमको पता होगा कि बस एक नया फोर्स ऐड हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। अब अगर मैं इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करूं,
अगर इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करूं तो अब देखो रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -5mgr डिवाइडेड बाई 2 -5qe0r डिवाइडेड बाई 2 -12 m u minimum square, हाफ हाफ हाफ, माइनस 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 कैंसिल, m भी उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 5gr प्लस 5qe0 अपॉन m टाइम्स ऑफ r। ये u मिनिमम का स्क्वायर हो गया क्या, इसका मतलब u मिनिमम जो चाहिए, u मिनिमम जो चाहिए वो कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 5gr प्लस 5qe0 अपॉन m टाइम्स ऑफ r। जैसा पहले क्वेश्चन का आंसर आता था वैसे ही क्वेश्चन आ रहा है क्या, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब तुम देखो अगर E0 गायब होता तो रूट ओवर 5g यही तो आंसर आना चाहिए था ना। अब E0 के कारण क्या हो गया है, बिकॉज ऑफ दिस E0 मेरे पास एक नया टर्म आ गया 5qe0 अपॉन m टाइम्स ऑफ r। तो ये पूरा फॉर्मूला तुमको क्या करना है, याद करना है इस फॉर्मूले को, या ये जो इक्वेशन जो हमको याद करना है, अब तुमको ये रिजल्ट ही याद करना है। ये जो फाइनल रिजल्ट आया है मेडिकल स्टूडेंट्स को तो वही याद रखना है। जेई वाले स्टूडेंट्स इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो क्या करेंगे, रिजल्ट को याद रखेंगे और डेरिवेशन भी याद रखेंगे। यू मिनिमम जो होगा, मैं दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूं, मैं दोनों से अगर रूट ओवर 5r अगर कॉमन ले लूं तो ऐसा लिख सकते हैं ना, इधर g प्लस 5r कॉमन निकाल दिया अगर तो qe0 अपॉन m। ये इक्वेशन है जो हमें यू मिनिमम के लिए याद रखना पड़ता है। बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है, तो नो डाउट मैंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन लग रहा था, लेकिन सॉल्व करने के बाद इस तरह का तुम्हारे पास एक आंसर आ जाए। अब सेम कंसेप्ट को, सेम डेरिवेशन को ना एक आसान तरीका होता है जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव मैंने तुमको थोड़ा बहुत सिखाया था एसएचएम वाले चैप्टर में, तो जी इफेक्टिव के कंसेप्ट से भी तुम ये रिजल्ट ला सकते हो। अब जी इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करते थे, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो भी फोर्स टेंशन को बैलेंस करता था उसको मास से डिवाइड करने से जो रिजल्ट आता था वही जी इफेक्टिव होता था क्या, पता नहीं तुमको याद है कि नहीं, लेकिन एसएचएम में हमने जब बात किया था तो हमने एसएचएम में भी आपको बताया था कि जी इफेक्टिव कैसे निकालना है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो भी टेंशन को बैलेंस करता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन देखो कैसा होगा, ऐसा। सेकंड वाला तरीका ज्यादा आसान होता है, आगे से हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो सेकंड तरीके को यूज करेंगे, लेकिन आपको जो बेसिक तरीका है वो भी पता होना चाहिए। अब इक्विलिब्रियम इधर ही है, ये टेंशन हो गया, एक फोर्स इसका वेट mg लग रहा होगा और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स qe0 लग रहा होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में टेंशन को कौन बैलेंस कर रहा है, टेंशन को बैलेंस कर रहा है mg प्लस qe0। अब g इफेक्टिव क्या होता था, g इफेक्टिव होता था टेंशन को बैलेंस करने वाला, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो टेंशन को बैलेंस करे डिवाइडेड बाय मास। तो इस केस में g इफेक्टिव का वैल्यू कितना आ रहा है, g इफेक्टिव वैल्यू वही आ रहा है क्या, देखो तो g प्लस qe0 अपॉन m। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे ना आप उसको यूज कर लो। आपको लगता है जी इफेक्टिव वाला याद रखना बहुत ही आसान है तो आप जी इफेक्टिव से क्वेश्चन को सॉल्व करो। बस मिनिमम स्पीड क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 5r g प्लस qe0 अपॉन m। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं इसमें और सॉल्व करके बताता हूं जिसमें हम क्या करेंगे, जी इफेक्टिव को कंसेप्ट को यूज करेंगे। जैसे फिर से एक सर्कल बना लेते हैं, देखो डेरिवेशन कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि समझ में ना आए। ठीक है, इस बार इससे पहले वाले में फील लाइंस ऐसे थे ना, मान लो अब जो फील लाइंस है ना वो कुछ ऐसे है, इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म ही है लेकिन अब वो ऐसे है। और कितने मैग्नीट्यूड का है, तो अभी भी ये क्या है, E0 के मैग्नीट्यूड का है, एरो इस तरह से है, ठीक है। और हमने क्या किया है, यहां पर
एक ऑब्जेक्ट रख दो जिसका मास है m और जिसका चार्ज है q, और ये पूछा गया है फाइंड u मिनिमम, फाइंड u मिनिमम फॉर कंप्लीट सर्कल। देखो अगर तुमको बेसिक मेथड समझ में आ गया तब भी अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम्स में अगर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे ना तो आप जी इफेक्टिव वाला मेथड ही फॉलो करना, क्योंकि वो कम टाइम में क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब जी इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो अभी अभी इस केस में इक्विलिब्रियम यहाँ पे मिलेगा क्या? नहीं। इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा? तो अगर आप देखो तो इक्विलिब्रियम ना यहाँ कहीं पर मिलने वाला है, इसको इस वाले पॉइंट पे कहीं पे कोई थीटा एंगल पे मिलेगा। क्यों सर? अभी क्या क्या फोर्स है? तो सबसे पहला फोर्स जो दिखाना है वो क्या दिखा देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ दिखाएंगे क्यू ई नॉट का, इसका वेट mg लग रहा है। अब मुझे टेंशन बैलेंस करने वाला फोर्स चाहिए, तो जिस भी पॉइंट पे इन दोनों का रिजल्टेंट, जिस भी पॉइंट पे इन दोनों का रिजल्टेंट टेंशन को बैलेंस कर लेगा वही पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा क्या? तो ये फोर्स और ये फोर्स 90 डिग्री पे है, तो इनका रिजल्टेंट क्या लिखेंगे? टेंशन को बैलेंस करने वाला जो फोर्स है वो एक्चुअल में हमारे पास क्यू स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे क्या? ये टेंशन को बैलेंस करने वाला फोर्स हो गया। अब अगर टेंशन को बैलेंस करने वाला फोर्स मिल गया मुझे, तो मैं जी इफेक्टिव क्या लिखूंगा? जी इफेक्टिव होगा, ये समझ में आना इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे क्यों शिफ्ट हो गया, क्योंकि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो उसको उधर कहीं पे ले जाएगा। तो जब तक ये वाला फोर्स और ये वाले फोर्स का कंपोनेंट टेंशन से बैलेंस नहीं हो जाता तब तक इक्विलिब्रियम आएगा नहीं। इस केस में जी इफेक्टिव अगर आप लिखते हो ना, तो जी इफेक्टिव देखो ऐसा आ जाएगा, क्यू स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर अपॉन एम प्लस जी स्क्वायर। ये मेरे पास जी इफेक्टिव मैंने मास से डिवाइड कर दिया, तो मास को रूट के अंदर ले जाएंगे तो वो एम स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे एम स्क्वायर लिख दो। इस तरह से जी इफेक्टिव आ गया। अब हमने क्या देखा था, यू मिनिमम का फॉर्मूला कैसा आया था? यू मिनिमम आता है रूट ओवर ऑफ 5 इंटू जी, सॉरी 5 इंटू आर, 5 इंटू आर, और यहाँ पर आएगा जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव भी तो मुझे पता है ना। अब जी इफेक्टिव और इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर हो जाएगा। तो अगर तुमको ये कंसेप्ट याद रहेगा जी इफेक्टिव, देखो जी इफेक्टिव बहुत काम का कंसेप्ट है, ये एसएचएम में भी प्रॉब्लम्स बहुत ही इजीली सॉल्व करवा दे रहा था, और यहाँ पर भी ये क्या करा रहा है बहुत ही इजीली। जी इफेक्टिव वहां पे ब्योयेंसी में भी देखा था हमने, फोर्स और ब्योयेंसी कैलकुलेट कर रहे थे तब वहां पे भी जी इफेक्टिव आया था। तो जहां जहां पे भी मैंने जी इफेक्टिव बताया है बहुत ही काम का कंसेप्ट है। ठीक है, थोड़ा सा पॉज करते हैं।